राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा बोलने लगे तो हरिभाऊ बागड़े ने भी उन्हें तल्ख अंदाज में जवाब दिया। इसके अलावा कई विधायक अलग अलग अंदाज में विधानसभा पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। लगभग 33,000 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए गए हैं। महामहिम के श्रीमुख से जो अभिभाषण और भाषण कराया गया वो पूरी बातें थी। धरातल पे उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र का शुक्रवार को आगाज हुआ और पहले दिन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का अभिभाषण हुआ। वैसे तो सत्र की शुरुआत से पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आश्वासन दिया था कि कांग्रेस का कोई भी नेता इस दौरान सदन में हंगामा नहीं करेगा, लेकिन अभिभाषण पूरा होने तक विपक्ष के नेताओं ने 3 बार टोका। पहली बार आदिवासी क्षेत्रों में पानी देने की मांग पर, दूसरी बार पिछली सरकार में हुए पेपर लीक के जिक्र पर और तीसरी बार महाकुंभ के जिक्र पर विपक्ष ने सवाल किए। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा बीच में ही बोलने लगे तो हरिभाऊ बागड़े ने भी उन्हें तल्ख अंदाज में जवाब दिया। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने पिछली कांग्रेस सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा, जल जीवन मिशन घोटाले से देश में राजस्थान की साख खराब हुई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि गांव ठानी में बसे लोगों के स्वच्छ पेयजल सुलभ से जल जीवन मिशन के रूप में विगत सरकार को हर घर तक नल से जल पहुंचाने का बड़ा अवसर मिला है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इसे प्रारंभ करने में कीमती समय जाया किया और जब कार्य प्रारंभ किया है तो इसमें हुए घोटालों से प्रदेश की पूरे देश में बदनामी हुई। अब हमारे सरकार इस स्थिति को सुधारने में जुटी है। सत्र के बाद कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर जमकर वार किए और सरकार पर बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। मैं चाहूंगा, स्पीकर महोदय भी चाहेंगे कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो और जनता से जुड़े मुद्दों को हम लोग सदन के अंदर उठाएं। विशेष रूप से जो लोग पहली बार विधायक बने हैं उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। सरकार ने बहुत से आयोजन किए हैं, अपनी पीठ को थपथपाया है और हर बार जब भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने या तो सवाल को टाल दिया या जवाब देने से मना किया है। लेकिन ये विधानसभा है, यहाँ पर कड़े सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। ये सरकार ने किसानों के लिए क्या काम किया है? पेपर लीक के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन 1 साल में रिजल्ट क्या आया वो नहीं बताया गया। और विशेष रूप से पेपर लीक की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी सरकार। अभी 4 दिन पहले RUHS के अंदर पेपर लीक हुआ, उसको भी 4 दिन तक दबा के रखा कि कहीं जनता को पता नहीं चले। पूरी सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई ठोस अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। बजरी माफिया, खनन माफिया सारे के सारे हावी हैं और इनमें आपस में भी सामंजस्य नहीं है। जब इस तरह की बात हो तो उसको गुड गवर्नेंस कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब गवर्नेंस नाम की कोई चीज है नहीं। कांग्रेस विधायकों के बयान पर बीजेपी के विधायक और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान मेरे बेरोजगार नौजवान भाई बहनों पर जो गुजरी, उनका आत्मविश्वास टूटा, उनके साथ धोखा हुआ। नकल माफिया, डमी कैंडिडेट बैठाना, पेपर लीक और जो संस्था ऐसे एग्जाम लेती है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं, जो संवैधानिक संस्था है, उसके निर्वासित कांग्रेस के समय के मनोनीत सदस्य स्वयं भी इसमें सम्मिलित हुए और वो आज जेल में हैं। वो व्यक्ति हमारे सामने आकर के, वो हमारे साथी हमारे सामने आकर के ये कहते हैं कि हमने रोजगार में कुछ नहीं किया। हमारा संकल्प है कि 60 लाख लोगों को रोजगार हम दे चुके हैं। वहीं विधानसभा में कुछ विधायकों का अलग अंदाज दिखा। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ओरण बचाओ लिखी टी-शर्ट पहने विधानसभा पहुंचे। वहीं कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी नीम का थाना जिला वापस करो का दुपट्टा ओढ़कर पहुंचे। इसके अलावा MLA इंदिरा मीणा समरावता मामले की न्यायिक जांच की मांग का दुपट्टा पहने पहुंचे। आपको बता दें कि इसी सत्र में सरकार धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून लाएगी। राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में विधेयक लाने का जिक्र किया। अब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 3, 5 और 6 फरवरी को चर्चा होगी
और सरकार की ओर से इसका जवाब 7 फरवरी को दिया जाएगा। इसके बाद 19 फरवरी को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। और इस बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज झुंझुनू से आ रही है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का विवादित बयान सामने आया है। पुलिस कर्मियों को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है। कहा कि अब नहीं चेते तो वर्दी उतार देंगे। माहौल को नहीं सुधारा तो युवा शक्ति जयपुर कूच करेगी। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। गुड़ा ने पुलिसकर्मियों के कपड़े उतार देने की बात कही है। दरअसल आज पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा मंडावा पैदल यात्रा लेकर झुंझुनू पहुंचे थे और इसी दौरान राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि पुलिसकर्मी नहीं चेते तो वो पुलिस वर्दी को उखाड़ फेंकेंगे, उधाड़ा निकालेंगे। समय रहते यदि नहीं चेते तो खाकी वर्दी का जो कायदा वो बंद हो जाएगा और वर्दी लेके हम उगाड़ा काटेंगे ना। ये जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रखे है, परेशान कर रहे हैं, जातिवाद और धर्मवाद कर रहे हैं, नहीं करने देंगे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है, लेकिन इस सत्र में एक बात बेहद खास है और वजह है 200 विधायकों के एक साथ सदन में मौजूदगी। सत्र के पहले दिन विधानसभा में सभी 200 विधायक मौजूद रहे। पिछले कई साल में ये पहली बार हुआ है जब सभी 200 विधायक मौजूद रहे हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। दूर हुआ विधानसभा का अपशकुन। सदन में मौजूद रहे सभी 200 विधायक। विधानसभा अध्यक्ष ने जताई खुशी। अभी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज शायद पहला सत्र होगा या बहुत सत्रों बाद होगा जब सदन में 200 के 200 सदस्य आज उपस्थित हैं। राजस्थान विधानसभा का एक लंबा इतिहास रहा है जब विधानसभा में विधायकों की संख्या 200 नहीं रही, लेकिन 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र में ये मिथक भी टूट गया। बजट सत्र के पहले दिन सभी 200 विधायक मौजूद रहे, जिस पर विधानसभा स्पीकर ने खुशी जाहिर की और प्रार्थना की कि अगले 4 साल तक सभी सदस्य ऐसे ही बने रहें। अभी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज शायद पहला सत्र होगा या बहुत सत्रों बाद होगा जब सदन में 200 के 200 सदस्य आज उपस्थित हैं। 200 सदस्य सदन में पहले तो हमेशा कहीं न कहीं अपन सब अनुभवी, मैं कहना नहीं चाहता, कोई ना कोई सदस्य की संख्या कभी 1-2 कम होती रही है। वैसे पिछले दिनों कुछ सुझाव 2-3 वास्तु वालों को भी बुलाया, कुछ सुझाव लिए, एक आध सुझाव इम्प्लीमेंट किया है, एक आध और बताया गया है। मैं सोचता हूँ कि आइए 4 साल पूरे 200 के 200 सदस्य इस सदन के बने रहें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। विधायकों के 200 के आंकड़े को पूरा होने में कई साल लगे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने वास्तु का जिक्र करते हुए वास्तुविदों से चर्चा की बात कही। अब सवाल ये कि क्या विधानसभा से जुड़े अपशकुन को दूर करने के लिए वास्तुविदों का सहारा लिया गया? क्या उनके सुझाव पर चीजों को बदला गया? ये कोई तय नहीं है कि यहाँ गया वो जाएगा ही नहीं। जो धरती पर आया उसको जाना है, तो विधानसभा में आ गया चला जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबाओं की राय ली गई है तो अब ये तो देखिए, ये तो बाबाओं का ही मामला है सारा। ये जो राय वास्तु वगैरह कई सालों से मैं देख रहा हूँ, हर बार कोई ना कोई टोटके होते हैं, फिर बात वही की वही रहती है। हालांकि विधानसभा में कुछ बदलाव साफ नजर भी आते हैं, जैसे विधानसभा में पश्चिम द्वार के बजाय पूर्वी द्वार से प्रवेश लागू किया गया। सदन का हरा रंग गुलाबी किया गया। ये पहला सत्र है जिसमें 200 से 200 विधायक हमारे आज मौजूद है और प्रभु की कृपा बढ़ी रहे, वासुदेव की कृपा बढ़ी रहे, तो इस पूरे कार्यकाल के दौरान 200 के 200 बारी विधायक रहे। राजस्थान विधानसभा के भवन का वास्तु दोष माने या नियति। साल 2001 में इसके उद्घाटन से लेकर अब तक 18 विधायकों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, ऐसा भी बताया जाता है कि साल 2001 में बिना उद्घाटन के ही विधानसभा का सत्र शुरू किया गया, क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण को इसका उद्घाटन करना था, लेकिन वो बीमार पड़ गए। सिर्फ 2008 से 2013 की 13वीं विधानसभा के 5 साल में किसी विधायक की मौत नहीं हुई, वरना 11वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं विधानसभा में किसी न किसी विधायक की मौत हुई।
2018 के चुनाव आचार संहिता से लेकर 2023 की आचार संहिता लगने तक 9 विधायकों या फिर विधायक प्रत्याशियों की मौत हुई, जो सबसे ज्यादा है। वास्तुकार विधानसभा भवन में 2 बार हवन और निरीक्षण कर चुके हैं। विधायक भी 8 बार सदन में वास्तु का मुद्दा उठा चुके हैं। लेकिन ये सच है कि पिछले 4 साल में से एक भी साल पूरे 200 विधायक इस सदन में नहीं बैठ पाए, लेकिन इस बार ये मिथक भी टूट गया। राजस्थान विधानसभा के साथ ये अजीब संयोग सालों से जुड़ा हुआ है। किसी न किसी कारण से विधानसभा सदस्यों की संख्या कम होती रही है। अब विधानसभा अध्यक्ष ने इस अपशकुन को दूर करने के लिए वास्तु का सहारा लिया है। खास बात यह है कि हर मुद्दे पर आमने सामने रहने वाला पक्ष विपक्ष भी इसे लेकर सहमत है। अब देखना होगा विधानसभा अध्यक्ष के ये प्रयास कितने सार्थक होते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आखिर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के मन में चल क्या रहा है? क्या वो सरकार में रहते हुए खुश नहीं है? सवाल इसलिए क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा के बयान एक के बाद एक सरकार के खिलाफ जा रहे हैं और विपक्ष को सरकार को घेरने में ऐसा मौका मिल रहा है। बजट सत्र के पहले दिन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने वक्त को मिलावटी कहा और कहा कि हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। फिर सुर्खियों में किरोड़ीलाल मीणा का बयान। अब हाजी के दरबार में नाजी कहेगा वो मरेगा। विपक्ष ने लपक लिया किरोड़ी का बयान। वो सरकार से दुखी हैं, सरकार की कार्यप्रणाली से दुखी हैं, मान सम्मान उनको मिल नहीं रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। मैं तो कहता हूं जब से सरकार बनी है तब से दुविधा में है। सरकार ने पद दिया भी, लेकिन उनके औहदे उन्होंने जो मेहनत करी थी विपक्ष में रहते हुए उसके अनुरूप नहीं दिया। इस बात को सब जानते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं किरोड़ी मीणा जी को कि जो जनता की आवाज को बखूबी से उठा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल को आखिर क्या हो गया है? वो क्या चाहते हैं? ये सवाल बेहद अहम है, क्योंकि आए दिन सुर्खियां बटोरते उनके बयान बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है। तो हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। यही होता है। अब हाजी के दरबार में नाजी कहेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है। मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ और मेरे को इस बात का दर्द है कि मैं 5 साल तक, आप जानते हो, विपक्ष की भूमिका किसने निभाई? मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करने दी पार्टी के अंदर। बजट सत्र की शुरुआत पर दिया गया किरोड़ीलाल मीणा का ये बयान एक बार फिर चर्चा में है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा किसकी हाँ में हाँ मिलाने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके बजट सत्र में छुट्टी लेने के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट तो किरोड़ीलाल मीणा को दुविधा में बता रहे हैं। कहता जब से सरकार बनी है तब से दुविधा में है। सरकार ने पद दिया भी, लेकिन उनके औहदे उन्होंने जो मेहनत करी थी विपक्ष में रहते हुए उसके अनुरूप नहीं दिया। इस बात को सब जानते हैं। लेकिन फिर भी उनको बनाया और नहीं भी बनाया, इस्तीफा रिजेक्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, मंत्रालय दिया भी और नहीं भी दिया। जो दिया है तोड़ फोड़ के दिया है। तो उनके साथ जो हो रहा है उनके बारे में उनसे पूछना बेहतर रहेगा। मैं तो उतना ही जानता हूँ कि चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे ईआरसीपी का इशू हो, उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन क्या सरकार उनकी बात को सुन रही है? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा के सदन से गैर हाजिर रहने को मुद्दा बना रहे हैं, वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनसे सदन में मौजूद रहने और सरकार से अपने मुद्दों पर जवाब मांगने की अपील की है। वो सरकार से दुखी हैं, सरकार की कार्यप्रणाली से दुखी हैं, मान सम्मान उनको मिल नहीं रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो वो तो अपना दर्द तो बयान करेगा ही ना, आदमी कहीं न कहीं तो कहेगा, मीडिया में कहेगा। पर हम तो चाहते हैं कि किरोड़ीलाल जी विधानसभा से सत्र से अवकाश नहीं लें, आए और इस सरकार की कमियां खामियां जो जनहित में हो उनको अपनी आवाज से बुलंद करें। मैं धन्यवाद देता हूं किरोड़ी मीणा जी को कि जो जनता की आवाज को बखूबी से उठा रहे हैं। अभी राज्यपाल महोदय से अभिभाषण के अंदर पेपर लीक के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहलवाई गई और वहीं पे किरोड़ी जी जो लगातार ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं की गई। किरोड़ीलाल मीणा का दौसा में हाल ही में दिया गया बयान भी सुर्खियों में रहा।
जिसमें उन्होंने पपलाज माता का जिक्र करते हुए अपने गले की घंटी किसी और के गले में लटकने की प्रार्थना की थी। इससे पहले भी उनके नाराजगी भरे बयान वक्त वक्त पर सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर बजट सत्र से उनकी गैर मौजूदगी और पहले दिन दिया गया उनका बयान इशारा कर रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा के मन में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस वक्त बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से आ रही है। अवैध ब्लड ट्रांसपोर्ट का ये मामला, 2 ब्लड बैंकों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। मकराना और सवाई माधोपुर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। यूटीबी पर कार्यरत डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लिखा गया है। ड्रग विभाग ने कार्रवाई की है। ये बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला अवैध ब्लड ट्रांसपोर्ट को से जुड़ा हुआ है। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, जाहिर तौर पर सभी का निगाह इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिरकार एक्शन क्या होता है। इन दोनों ब्लड बैंक का लाइसेंस अब निरस्त हो गया। जी बिल्कुल, दोनों मकराना का महादेवी और सवाई माधोपुर के ब्लड बैंक पर कार्रवाई जो है वो हो गई है। दरअसल पिछले दिनों मकराना से सवाई माधोपुर ब्लड बैंक ब्लड जो है वो लाया जा रहा था और उसकी क्योंकि इसकी नाकों को जो है वो सूचना देनी पड़ती है और एक स्टोरेज भी इसका प्रॉपर होना चाहिए। साथ में ये भी बात सामने आई थी कि जो एक यूनिट ब्लड जो है वो जिस बॉक्स में आता है उसमें भी ज्यादा मात्रा में ब्लड जो है वो दिया जा रहा था। तो इस पर जांच हुई और उसके बाद अब ड्रग आयुक्तालय ने ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। साथ ही जो सवाई माधोपुर में जो ब्लड बैंक है उसमें यूटीबी पर कार्यरत जो डॉक्टर था उस पर भी कार्रवाई के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल को पत्र लिखा गया है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की जाए। तो ये चूंकि बहुत बड़ा इस लिहाज से मामला हो जाता है क्योंकि अवैध ट्रांसपोर्ट जो है वो किसी तरह से वैध नहीं होता और इसके कई नियम कानून जो है वो पालन करने होते हैं। इस लिहाज से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो ड्रग आयुक्तालय ने तमाम जांच करने के बाद की है। जी शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शिक्षा विभाग के एक आदेश ने नए धार्मिक विवाद को जन्म दे दिया है। 20 मिनट के अनिवार्य सूर्य नमस्कार को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुस्लिम फोरम के बाद कांग्रेस ने भी सूर्य नमस्कार पर आपत्ति जता दी है। सूर्य नमस्कार पर सियासत जोरदार। कि जो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते या इनका विरोध करते हैं तो फिर सीधा सीधा सूर्य का विरोध करें। शिक्षा विभाग के आदेश पर मौलाना नाराज। मुस्लिम समुदाय में अर्चना नहीं की जा सकती, बच्चे व्यायाम कर सकते हैं। सूर्य सप्तमी पर स्कूलों में होगा सूर्य नमस्कार। तो अमीन कागजी के पेट में दर्द है तो वो नहीं करे, बाकी बच्चों के सर्वांग विकास के लिए ये होना चाहिए। मुस्लिम फोरम के बाद कांग्रेस का एतराज। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सूर्य सप्तमी पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 20 मिनट तक सूर्य नमस्कार का आदेश क्या दिया। मानो सियासत में नया भूचाल आ गया। मुस्लिम फोरम के विरोध करने के बाद कांग्रेस ने भी एतराज जता दिया। अब कांग्रेस ने एतराज जताया तो बीजेपी ने भी आड़े हाथों लिया और जमकर खींचतान हुई। देखिए, सूर्य नमस्कार में व्यायाम जो है उससे कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में अर्चना नहीं की जा सकती, बच्चे व्यायाम कर सकते हैं। अगर आपको सरकार इतना ही अगर बच्चों की सेहत के प्रति गंभीर है तो पीटीआई होते हैं, व्यायाम होती है, खेलकूद होते हैं, उन पे ध्यान दे। सूर्य नमस्कार करके उसके अंदर जो बोला जाता है, जो इनको सिखाने की इनकी चेष्टा है, वो मुस्लिम समुदाय खास तौर से बहुत नाराज है। और सूर्य नमस्कार एक आध्यात्मिक रूप में न लेके और उसको ये मानना चाहिए कि मन चित्त का, शरीर का व्यायाम है, एक्सरसाइज है, जो दिमाग की भी एक्सरसाइज है और शरीर की भी। और सूर्य नमस्कार आज देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में किया जा रहा है, प्राणायाम किया जा रहा है, योग किया जा रहा है। तो अमीन कागजी के पेट में दर्द है तो वो नहीं करे, बाकी बच्चों के सर्वांग विकास के लिए ये होना चाहिए। दरअसल मुस्लिम मौलानाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भजनलाल सरकार से आदेश रद्द करने की मांग की। साथ ही कहा कि वो व्यायाम या वर्जिश का विरोध नहीं करते,
लेकिन जिस तरह से स्कूलों में हिंदू धर्म की मान्यताओं को सरकारी तंत्र के जरिए दूसरे धर्मों पर थोपने की कोशिश की जा रही है, वो उसका विरोध करते हैं। हमारा देश और हमारे देश का जो ढांचा है लोकतांत्रिक है, सेकुलर मुल्क है हमारा। तो सेकुलर मुल्क में, हमारे देश में सभी धर्मों को अपनी अपनी आस्थाओं के मुताबिक पालन करने की परमिशन है। संविधान ने ये आज़ादी दी है, तो हम इस आदेश को संविधान में दी हुई आज़ादी के खिलाफ मानते हैं, असंवैधानिक मानते हैं, इसको अनुचित मानते हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जिसके बाद सूर्य नमस्कार को लेकर राजनीति तेज हो गई। पूर्व शिक्षा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी जमकर पलटवार करते नजर आए। इसलिए हमने 4 फरवरी की पूर्व संध्या पर इसको मनाना तय किया है। और इसमें हमने विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक बालिकाएं, विद्यालय परिवार के और सदस्य, शिक्षक शिक्षिकाएं और अन्य भी मंत्रालय कर्मचारी सब होते हैं, उन सबको कहा है। देखिए, इनके पास में मुद्दे वही हैं कि ध्यान भटकाओ, हिंदू मुस्लिम करो, और शिक्षा मंत्री जी की तो बात हम सदन में करेंगे, यहाँ क्या करें। उन्होंने शिक्षा का सही नहीं है, उनमें वो शिक्षा की बात ही नहीं करते। ये पहली बार नहीं जब शिक्षा विभाग के किसी आदेश का विरोध किया जा रहा हो। इससे पहले भी सूर्य नमस्कार को लेकर जमकर राजनीति हो चुकी है। फिलहाल अब देखना होगा कि सूर्य नमस्कार का विरोध और इस शुरू हुई सियासत का परिणाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू कर दी गई है, जिस पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधते हुए कहा कि हर गली में शराब बार खोलने की नीति नहीं चलेगी। सरकार ने हर गली में ज्यादा पैसा कमाने के लिए शराब कंपनियों से समझौता किया है। इससे शराब संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, कानून व्यवस्था खराब होगी। तो आबकारी नीति पर जमकर बरसते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास नजर आए हैं और सरकार को घेरने की कोशिश की है। सरकार ने फैसला ले लिया कि अब राजस्थान के हर गली में सब जगह शराब खाने खोले जाएंगे, मदिरालय। अब सरकार ने ये कह दिया कि अब सरकार पैसे कमाने के लिए और हर गली में जहां पर भी 10 कमरों का होटल होगा, गेस्ट हाउस होगा, उसको लाइसेंस दे देगी बाहर का। पहले इस वक्त राजस्थान में मुश्किल से 1417 लाइसेंस है। कांग्रेस की सरकार ने पॉलिसी बनाई थी कि 20 कमरों से नीचे किसी को बाहर का लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब आप तो भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र, चेहरा और संस्कृति और इनका धर्म सामने आ गया। सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है। हर गली में जाइए, शराब पीजिए, हंगामा कीजिए, कानूनी व्यवस्था चौपट, और कोई भी आदमी बाहर का लाइसेंस ले सकता है। और सरकार पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। एक तरफ तो मेट्रो ट्रेन का किराया बढ़ा रही है जयपुर में, दूसरी तरफ बार बढ़ा रही है। आप मुझे ये बताइए कि जिसका 18 रुपए किराया लगता था उसका 30 रुपए कर दिया आपने मेट्रो ट्रेन में, और दूसरी तरफ आप लोगों के हैं जो बार के लाइसेंस आपने कम फीस में चालू कर दिए, क्योंकि आपको शराब कंपनियों से मोटा लेन देन आपने किया। शराब, बड़ी शराब कंपनियां हैं, वो उनके इशारे पर सरकार चल रही है, उनको ज्यादा शराब बेचनी है, इसलिए ज्यादा बार लाइसेंस खोलने। तो सरकार ने ये जो घर घर में शराब घर, हर गली में शराब घर खोलने की जो नीति लेकर आई है, ये राजस्थान के खिलाफ है। कांग्रेस की पार्टी हर गली में शराब घर खोलने, मदिरालय खोलने, बार खोलने का विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी शराब संस्कृति के खिलाफ है। जो नीति सरकार ने अपनाई है, गरीब आदमी जो शराब पीने का आदी है, उसकी देसी शराब तो आपने इतनी महंगी कर दी, अंग्रेजी शराब भी आपने महंगी कर दी, और अब शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हर गली में कोई भी लाइसेंस ले सकता है बार का। ये नीति बंद होनी चाहिए। हम विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने जो जगह जगह दारू के बार खोलने की नीति लेकर आई है, शराब की नीति लेकर आई, उसका विरोध करती है। हम इसका विरोध करेंगे और हम कह रहे हैं कि ये आपको नीति बदलनी चाहिए। हर गली में आप शराब बार खोलोगे, शराब घर खोलोगे, हम उसका विरोध करेंगे। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जेजेएफ घोटाले के आरोपी की जमानत से जुड़ा मामला है, जहां पर कोर्ट में महेश मित्तल के वकील ने आज दलील दी। कहा कि रिश्वत देने वालों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा।
एसीबी और ईडी उसे क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? ईडी की ओर से एएसजी ने भी जमानत का विरोध किया है। बहस सुनने के बाद आपको बता दें कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अगली सुनवाई में फैसले को लेकर सभी की निगाह टिकी रहेगी। आज जेजेएम घोटाले के आरोपी की जमानत को लेकर क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, जरा ये समझ लीजिए। कोर्ट में महेश मित्तल के वकील ने दलील दी और कहा कि रिश्वत देने वाले क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे, एसीबी और ईडी उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं करी, ये सवाल पूछा गया। आरएस प्री 2025 परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यह परीक्षा 2 फरवरी को प्रदेश भर के 2045 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें 6.75 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इस परीक्षा में 200 अंकों के वास्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी। इस परीक्षा के जरिए कुल आपको बता दें कि 733 पदों को भरा जाना है। आरएस प्री 2025 परीक्षा की तैयारियां पूरी। सख्त नियमों के साथ 2 फरवरी को होगा आयोजन। दो 2045 केंद्रों पर 6,75,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2 फरवरी को होने वाली आरएस प्री परीक्षा 2025 की तैयारियां पूरी कर ली है। ये परीक्षा 2045 सेंटर्स पर होगी और करीब 6,75,000 अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। अजमेर जिले में कुल 127 सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 43,077 अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे। ये परीक्षा 2 फरवरी को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा सेंटर्स पर अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने साथ मूल आधार कार्ड लेकर आना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो पहचान पत्र लेकर पहुंचना होगा। आरएस प्री परीक्षा 2025 में नकल रोकने के लिए कई नवाचार किए गए हैं। प्रवेश पत्र में आयोग का वाटर मार्क होगा। वहीं डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए इस बार खास व्यवस्था की गई है। परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों से 2 बार अंगूठे की छाप ली जाएगी। अभ्यर्थी के हस्तलेखन नमूने और अंगूठे के निशान के साथ ही क्यूआर कोड भी मौजूद होगा। वहीं परीक्षा में ओएमआर शीट पर 5वां विकल्प भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आरएस प्री एग्जाम को लेकर आज सभी सीएस, एसीएस, हमारे ऑब्जर्वर्स, सभी जो डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ विस्तृत उनकी ब्रीफिंग की गई और इसके संबंध में जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं जिसमें आरएस और आरपीएस, उनको भी इस संबंध में डायरेक्शन दिए गए। उनको जो आरपीएससी के डायरेक्शन हैं, जो राज्य सरकार के डायरेक्शन, उसी के अनुरूप, गाइडलाइंस के अनुरूप एग्ज़ाम कराया जाए और किसी भी तरह से प्रोसेस में कोई भी विशेष नहीं हो, किसी भी प्रकार से कोई अनुचित साधन का उपयोग नहीं कर पाए, उसके संबंध में पूरी तरीके से ब्रीफ किया गया। किस प्रकार से एग्जाम पेपर यहाँ से निकलने से लेकर और वापस जो सामग्री जमा होगी, क्या प्रक्रिया अपनानी, उसके संबंध में उनको डिटेल डायरेक्शन दिए गए। आरएस प्री परीक्षा 2025 को लेकर चूरू जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चूरू के जिला परिषद सभागार में गुरुवार को केंद्र अधीक्षक और पर्यवेक्षकों की मीटिंग हुई, जिसमें पेपर लीक और नकल पर नकेल लगाने के लिए चर्चा की गई और केंद्र अधीक्षकों को जरूरी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में आने वाले साइबर कैफे बंद रहेंगे। परीक्षा केंद्र के आसपास कैफे बंद कराए जाएंगे और 3 स्तर पर परीक्षार्थी की जांच की जाएगी। केंद्र अधीक्षक के अलावा किसी के लिए भी मोबाइल की अनुमति नहीं होगी। केंद्र अधीक्षक भी कीपैड वाला मोबाइल रख सकेंगे। आरएस एग्ज़ाम 2024 जो कि 2 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है, ये हमारे चूरू जिले में चूरू, रतनगढ़ और रतननगर मिलाकर 49 सेंटर्स हैं। तो आज हमारे यहाँ केंद्र अधीक्षक, उप समन्वयक साहिबान और पर्यवेक्षक महोदय की ब्रीफिंग की जा रही है और जो परीक्षा से संबंधित नवीन दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उन सब का एक सेशन अभी किया जा चुका है। आरएस प्री परीक्षा 2025 के सफल आयोजन को लेकर बाड़मेर जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। यहाँ 33 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी।
इसके लिए गुरुवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोग की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सभी कार्रवाई करने के बारे में अवगत कराया गया। 2 फरवरी को होने वाली RAS प्री परीक्षा नकल विहीन हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। नए नियम भी हैं, जिनके तहत उम्र कैद, 10 करोड़ के जुर्माने के साथ आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। कहा है कि एसोसिएशन एडहॉक कमेटी बनी थी। आपको पता है कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं। राजस्थान में खिलाड़ियों का अहित नहीं हूं। राजस्थान में क्रिकेट खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और अन्य जिलों में अच्छे मैच देखने को मिले। कांग्रेस की सरकार थी तब हमने बरकतुल्लाह खान स्टेडियम को अच्छे तरीके से शुरू करवाया था। भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था। अब जब स्टेडियम तैयार हो चुका है तो यहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन को यहाँ पर अच्छे मैसेज करने के लिए तैयार करना चाहिए, यानी कि मैनेज करना चाहिए। मैसेज यहाँ से अच्छा पॉजिटिव जाए। क्या कुछ कहे सुनते हैं। डूंगरपुर से प्रयागराज महाकुंभ गए 100 से ज्यादा यात्रियों का जत्था वाराणसी से अयोध्या जाने वाले हाईवे पर 30 किलोमीटर लंबे जाम में फंस गया है। 18 घंटे से जाम में फंसे यात्रियों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये लोग डांस और भजन कीर्तन कर अपना समय बिता रहे हैं। डूंगरपुर सहित आसपास के कई जिलों से प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। डूंगरपुर बस एसोसिएशन के अध्यक्ष वल्लभ राव पाटीदार ने बताया कि डूंगरपुर से रोज 2 से 3 बस प्रयागराज के लिए श्रद्धालु लेकर निकल रही हैं। कार और अन्य सुविधाओं से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। डूंगरपुर से गए श्रद्धालु लखन देवानी विनोद ने बताया कि 26 जनवरी को 150 श्रद्धालु का जत्था डूंगरपुर से रवाना हुआ था। प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के बाद वाराणसी गए। वाराणसी से गुरुवार रात करीब 10 बजे अयोध्या के लिए रवाना हुए, लेकिन हाईवे पर वहां जाम में फंस गए। हालात ये है कि करीब 18 घंटे से ये सभी लोग जाम में फंसे हुए हैं और अब नाच गाकर अपना समय बिता रहे हैं। अगर आपकी औलाद या आपके किसी रिश्तेदार या परिचित की संतान कोचिंग सिटी में रहकर अपना भविष्य संवार रही है तो कोटा से आई ये रिपोर्ट आपके लिए ही है। इस खबर से आप अपनी औलाद की सुरक्षा को लेकर राहत महसूस कर सकते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये वो माता पिता हैं जो अपने बेटे के अगवा होने की इत्तला पर रोते बिलखते दिल्ली से कोटा पहुंचे थे। दरअसल 24 जनवरी को विज्ञान नगर थाना इलाके में कोचिंग कर रहे इनके बेटे को ब्लैक स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने किडनैप कर लिया था। परिजनों का दावा था कि हफ्ता देने के आश्वासन के बाद बदमाशों ने इनके बेटे को छोड़ दिया, लेकिन स्टूडेंट के पेरेंट्स एक सवाल छोड़ गए और उन जैसे अभिभावकों की संतान की सुरक्षा कौन करेगा। चूंकि मामला कोटा से जुड़ा था, जहां हर साल लाखों छात्र डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना लेकर पहुंचते हैं, इसलिए छात्र का अपहरण सुर्खियां बन गया। छात्रों की खुदकुशी झेल रहा कोटा एक और समस्या नहीं चाहता था, इसलिए पुलिस ने मुस्तैदी दिखानी शुरू की। स्टूडेंट से जुड़े अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। बिना कोचिंग में एडमिशन के कोटा रह रहे लड़कों को चिन्हित करना शुरू किया। इन लड़कों के बारे में परिजनों को सूचना दी जाएगी। इन लड़कों को वापस उनके जिले या शहर भेजा जाएगा। ऐसे स्टूडेंट को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ जा करके और आस पड़ोस वालों से पूछताछ कर रहे हैं। कोचिंग में उनका रिकॉर्ड जानकारी कर रहे हैं और जो लंबे समय से कोचिंग नहीं जा रहे हैं या कोचिंग में एडमिशन नहीं है उनको आइडेंटिफाई करके और उनके घर वालों को मैसेज करा के और उनको वापस भिजवाने की कार्रवाई की जाए। पुलिस का मानना है कि ऐसे लड़के कोटा में मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कोचिंग करने के लिए आए थे, लेकिन या तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर पढ़ाई में पिछड़ गए। इसके बाद ये कोटा में ही रुक गए और आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो गए। ऐसे लड़के
समूह बनाकर कोचिंग स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, जिससे शहर का माहौल खराब होता है। माना जा रहा है कि वो अलग अलग एक्टिविटी में आज इन्वॉल्व हो चुके हैं और स्टूडेंट से जुड़े हुए अपराध में भी कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई भूमिका सामने निकल करके आती है। ऐसे में उस अपराध को कम करने के लिए कोटा पुलिस ने ये मास्टर प्लान बनाया है। ऐसे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करके उनको घर भेजने की जो तैयारी है वो कोटा पुलिस अपना पूरा डाटा तैयार करने के साथ कर रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।